तो पेडिग्री में अपने जो क्वेश्चन थे उनके बारे में अपन बात कर रहे थे, उन्हीं में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ मेंडल ने क्रॉस करवाया पी प्लांट को टॉल और ड्वार्फ को। F1 प्रोजिनी में सारे टॉल प्लांट मिले, F2 प्रोजिनी में टॉल और ड्वार्फ का जो रेशो था वो 3:1 में मिला। या मैं कह सकता हूँ कि टॉल आने की प्रोबेबिलिटी F2 प्रोजिनी में 3/4 है और ड्वार्फ आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/4 है। अब इन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि 3 प्लांट चूज़ किए गए रैंडमली और उन 3 में से 2 ड्वार्फ और 1 टॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ड्वार्फ को मैंने D से डिनोट किया है और टॉल जो है उसको मैंने T से डिनोट किया है। तो 2 ड्वार्फ और 3 टॉल आने की प्रोबेबिलिटी इन्होंने पूछी है। इन्होंने कोई फिक्स्ड ऑर्डर हमें नहीं दिया हुआ है। फिक्स ऑर्डर का मतलब फर्स्ट ड्वार्फ, सेकंड टॉल, थर्ड ड्वार्फ ये हो सकता है, या फिर पहले 2 ड्वार्फ तीसरा टॉल हो सकता है, या पहला टॉल हो और दूसरे 2 ड्वार्फ हो। ये फिक्स्ड ऑर्डर हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने कोई फिक्स ऑर्डर नहीं दिया। तो जब भी कोई फिक्स ऑर्डर नहीं दिया हुआ होता है तो हमें जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं वो सभी हमें निकालने होंगे। तो एक केस यहाँ पर बन सकता है कि फर्स्ट ड्वार्फ, सेकंड ड्वार्फ और थर्ड टॉल। दूसरा केस यहाँ पर बन सकता है कि पहला ड्वार्फ है, दूसरा टॉल है, तीसरा ड्वार्फ है। तीसरा केस यहाँ पर बन सकता है कि पहला टॉल है, दूसरा ड्वार्फ है और तीसरा भी ड्वार्फ है। अब इन सभी 3 जो केस हैं उन 3 केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ड्वार्फ टॉल यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ड्वार्फ की 1/4 फिर इंटू 1/4 इंटू 3/4 मतलब टोटल 3/64 ये प्रोबेबिलिटी होगी पहले केस की। इसी तरह से दूसरे केस की भी यही होगी और तीसरे केस की भी यही होगी, क्योंकि सिर्फ ऑर्डर चेंज हुआ है, कंडीशन तो सेम ही है, 2 ड्वार्फ और 1 टॉल। तो अब हमें कोई ऑर्डर अगर दिया हुआ होता कि भाई पहले 2 ड्वार्फ और 1 टॉल हमें मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हमारा आंसर आता 3/64। लेकिन इन्होंने कोई फिक्स ऑर्डर नहीं दिया हुआ, मतलब हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो ये तीनों ही कंडीशन हो सकती है और तीनों ही कंडीशन हो सकती है। तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होगी, तीनों की प्रोबेबिलिटी को मैं ऐड कर देता हूँ, यानी कि 3/64 प्लस 3/64 प्लस 3/64, या मैं ये कह सकता हूँ कि 3/64 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आंसर क्या आएगा 9/64, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, थर्ड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट पर, और इस टेस्ट में यहाँ पर जो है ये 5 म्यूटेंट दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5। फिर जो उनका कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट करवाया और उसका रिजल्ट दिया हुआ है, और हमने पढ़ा हुआ है कि कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट का रिजल्ट अगर 0 आता है इसका मतलब सेम सिस्ट्रॉन से बिलोंग करते हैं दोनों जीन, दोनों म्यूटेशन। और अगर कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट का रिजल्ट अगर पॉजिटिव आता है इसका मतलब जो दोनों म्यूटेशन है या दोनों जो डिलीशन है वो बेसिकली 2 डिफरेंट सिस्ट्रॉन से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि पहले वाले में देखते हैं कि 1 का 4 और 5 के साथ पॉजिटिव आ रहा है, 2 और 3 के साथ 0 आ रहा है। इसका मतलब 1 2 और जो 3 हैं वो सेम सिस्ट्रॉन से बिलोंग करते हैं, और 4 और 5 जो है इस सिस्ट्रॉन का हिस्सा नहीं है, इस जीन का हिस्सा नहीं है। फिर बात करते हैं 4 और 5 जो है, इनका 4 का 5 के साथ 0 आ रहा है, मतलब 4 और 5 जो है वो आपस में एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। और 3 का जो है 4 और 5 के साथ पॉजिटिव आ रहा है, 2 का भी 4 और 5 के साथ पॉजिटिव आ रहा है, 1 का भी 4 और 5 के साथ पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब 1 2 और 3 जो हैं ये एक सिस्ट्रॉन से बिलोंग करते हैं और 4 और 5 जो हैं दूसरे सिस्ट्रॉन से बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब टोटल कितने सिस्ट्रॉन हुए, यहाँ पर 2 सिस्ट्रॉन हुए, जिनमें की म्यूटेशन 1 2 3 बिलोंग्स टू 1 सिस्ट्रॉन वाइल 4 एंड 5 बिलोंग्स टू सेकंड सिस्ट्रॉन। तो आंसर ये वाला हो जाएगा, फर्स्ट वाला यहाँ पर। फिर क्वेश्चन नंबर ये नेक्स्ट वाला देखते हैं, 48 और 47 जो दिए हुए हैं, जून 2012 का क्वेश्चन है ये, इसके बारे में बात करते हैं।
तो हाउ मैनी जेनेटिकली डिफरेंट गैमीट्स कैन बी मेड बाय एन इंडिविजुअल ऑफ जीनोटाइप कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल डी और कैपिटल ई। तो गैमीट कितने बनेंगे, इसका सिंपल सा फॉर्मूला था हमारा 2 की पावर n, और n जो है वो क्या है यहाँ पर, हेट्रोजाइगस पेयर। तो कितने हेट्रोजाइगस पेयर है यहाँ पर, 1 2 3 हेट्रोजाइगस पेयर हैं, यानी कि 2 की पावर 3 हो जाएगा, और 2 की पावर 3 का मतलब 8। तो आंसर क्या आना चाहिए हमारा 8 यहाँ पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्लांट ऑफ द जीनोटाइप AABB, यानी कि हेट्रोजाइगस है यहाँ पर, इसको सेल्फिंग करवाई गई, और ये जो 2 जीन हैं ये लिंक हैं, और ये 50 मैप यूनिट अपार्ट हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर ये लिखा हुआ हो कि 50 मैप यूनिट अपार्ट हैं कोई जीन, तो 2 जीन के बीच में डिस्टेंस अगर 50 मैप यूनिट से ज़्यादा हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों जीन इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो सकती हैं। कुल मिलाकर क्वेश्चन की लैंग्वेज को उलझाने का प्रयास किया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये लिंक्ड जीन है, लेकिन साथ में ये भी दे दिया है कि 50 मैप यूनिट अपार्ट है। तो 50 मैप यूनिट अपार्ट होने का मतलब क्या हुआ कि ये लिंक्ड नहीं है एक तरह से, और इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट होगा इनका। और अगर इनका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा तो इसका मतलब मेंडल के जो लॉ हैं उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा। और मेंडल के अकॉर्डिंग अगर मैं डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाता हूँ और उस कंडीशन में ये जो F1 जनरेशन में हेट्रोजाइगस है उसकी सेल्फिंग करवाई, तो उससे जो रिजल्ट आएंगे सेम वही वाला रिजल्ट आएगा यहाँ पर। तो इन्होंने पूछा है कि स्मॉल बी जीनोटाइप जो है प्रोजीनी में कितने मिलेंगे। तो मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में स्मॉल बी कितना मिलता है, एक ही तो मिलता है 16 में से, मतलब 1 आउट ऑफ 16, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलो ऐसे नहीं भी निकालना है तो मैंने कहा था कि ऐसे क्वेश्चन करने के लिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस को आधार लेके चलना है अपने को। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में होमोजाइगस रिसेसिव कितने मिलते हैं, 1/4। तो स्मॉल ए कितने मिलेंगे, 1/4। स्मॉल बी कितने मिलेंगे, 1/4। तो 1/4 इंटू 1/4 कितना हो जाएगा, 1/16। तो आंसर आएगा 4th। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये सेम वैसा ही है जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि सेक्स रेशो 1:1 है, मतलब प्रोबेबिलिटी जो है लड़का होने की या लड़की होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। अब इन्होंने बोल दिया है कि 2 लड़के और 2 लड़कियां और 1 लड़का होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब यहाँ पर भी 3 केस बन जाएंगे, बॉय गर्ल बॉय गर्ल, ये 3 केस यहाँ पर बन जाएंगे। और रूल वही रहेगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। तो तीनों की प्रोबेबिलिटी जो 1/8 आ रही है, तो तीनों को मैं ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 3/8, और 3/8 मतलब 0.375। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी हमने स्टार्टिंग में किया था कि 2 ड्वार्फ और 1 टॉल मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो बिल्कुल वैसा ही है यहाँ पर भी, 2 लड़के और 2 लड़कियाँ और 1 लड़का मिलने की प्रोबेबिलिटी। अगर यहाँ पर ये ऑर्डर दे देते कि भाई पहली लड़की, दूसरी लड़की और तीसरा लड़का, ये सीक्वेंस अगर दिया हुआ होता कि इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हमारा आंसर क्या था 1/8। लेकिन इन्होंने फिक्स ऑर्डर नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं वो पॉसिबल ऑर्डर हमने बना दिए और उन सभी को हमने ऐड कर दिया। किताबों में यही चीज़ें एडिशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल इस तरह से दी हुई होती हैं। समझ में नहीं आए थ्योरी, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा लॉजिक लगाना है। कोई भी इवेंट है उसकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी क्या है वो निकाल ली और सभी को ऐड कर दिया बस। और अगर फिक्स ऑर्डर दिया हुआ है तो फिर सिर्फ उस फिक्स ऑर्डर की ही निकालनी है। मेंडल, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल क्रॉस करता है टॉल प्लांट को ड्वार्फ प्लांट के साथ, और F1 प्लांट जो है वो सभी टॉल है, और F1 प्लांट जो सेल्फ करवाया F2 में 3:1 देखने को मिला। ये क्वेश्चन हमने अभी कर लिया, सॉरी ये वापस से आ गया दूसरी बार। फिर नेक्स्ट अपन क्वेश्चन करते हैं कि ABO ब्लड टाइप है ह्यूमन में जो कि ऑटोसोमल मल्टीपल एलील्स के कंट्रोल में है। ये हमें पता है क्योंकि 3 एलील होते हैं,
IA, IB और IO, ये 3 एलील होते हैं ब्लड ग्रुप के लिए। और हमें ये भी पता है कि A और B जो है ये कोडोमिनेंट है और O जो है वो रिसेसिव है। और फिर इन्होंने बोला है कि ए मेल विथ ब्लड टाइप A एंड नॉर्मल विज़न, ब्लड टाइप A है और विज़न है नॉर्मल, और जिसका ब्लड टाइप भी A है और उसका भी विज़न जो है वो है नॉर्मल। अच्छा, यहाँ पर ट्रेट क्या दिया हुआ है साथ साथ ब्लड ग्रुप वाले के साथ? ब्लड ग्रुप वाला तो क्या है, ऑटोसोमल ट्रेट है, और कलर ब्लाइंडनेस जो है वो एक्स लिंक्ड ट्रेट है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो जो मेल और फीमेल हैं दोनों ही नॉर्मल विज़न है इनका, और दोनों का ही ब्लड ग्रुप A है, लेकिन इनका जो पहला बच्चा हुआ वो मेल है और कलर ब्लाइंड है, और उसका ब्लड ग्रुप जो है वो O है। तो बच्चे का ब्लड ग्रुप O आ रहा है, जबकि माता और पिता दोनों का ब्लड ग्रुप A है, और ब्लड ग्रुप ऑटोसोमल ट्रेट है। तो माता और पिता दोनों का ब्लड ग्रुप A है और बच्चे का ब्लड ग्रुप O आ रहा है, तो इससे मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि माता और पिता दोनों हिट्रोजाइगस हैं ब्लड ग्रुप A वाले ट्रेट के लिए। तो माता और पिता दोनों जो हैं ब्लड ग्रुप A वाले ट्रेट के लिए हिट्रोजाइगस हैं। तो उस कंडीशन में मैं ये प्रेडिक्शन कर सकता हूँ कि माता पिता जो हैं ये ब्लड ग्रुप वाले ट्रेट के लिए हिट्रोजाइगस हैं, तो इनकी जो प्रोजेनी होंगी उनके ये 4 पॉसिबल जीनोटाइप हैं कि होमोजाइगस ब्लड ग्रुप A हो सकता है, या हिट्रोजाइगस ब्लड ग्रुप A हो सकता है, या फिर ब्लड ग्रुप O टाइप का हो सकता है। मतलब 4 में से एक ब्लड ग्रुप O टाइप का आने के चांस है। मतलब ब्लड ग्रुप O आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4। ब्लड ग्रुप A आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/4। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये दोनों जो हैं इनका विज़न जो है वो है नॉर्मल, और एक्स लिंक्ड ट्रेट है वो विज़न वाला, और इनका जो बच्चा हुआ है वो कलर ब्लाइंड हुआ है। तो मेल, अब कलर ब्लाइंडनेस वाले ट्रेट के लिए बात करते हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस वाले ट्रेट के लिए अगर मैं मेल के बारे में बात करूँ तो मेल अगर नॉर्मल है, मतलब मेल में एक्स जो क्रोमोसोम है वो वाइल्ड टाइप वाला है, फीमेल नॉर्मल है लेकिन बच्चा कलर ब्लाइंड मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि फीमेल जो है वो हिट्रोजाइगस है इस ट्रेट के लिए। तो ये वाला क्रॉस बनेगा यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस के लिए, और ये नीचे की तरफ जो लिखी हुई है ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं कलर ब्लाइंडनेस के लिए। तो यहाँ पर जो फीमेल चाइल्ड हैं वो तो क्या होगी, नॉर्मल विजन वाली होंगी सारी, लेकिन जो मेल चाइल्ड हैं ये मेल चाइल्ड में 50% नॉर्मल विजन वाला और 50% जो है वो अफेक्टेड वाला होगा। तो अब इन्होंने ये बोला है क्वेश्चन में कि सबसे पहली बात क्या बोला है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट देयर नेक्स्ट फीमेल चाइल्ड। तो फीमेल चाइल्ड, तो सबसे पहले तो क्या हुआ, फीमेल होने की प्रोबेबिलिटी। तो फीमेल होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है, सॉरी, फीमेल चाइल्ड होने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो फीमेल चाइल्ड होने की प्रोबेबिलिटी 1/2। फिर इन्होंने बोला है कि नेक्स्ट फीमेल चाइल्ड, तो हमने फीमेल होने की प्रोबेबिलिटी निकाल दी। फिर बोला है कि फीमेल चाइल्ड के नॉर्मल विजन होने की प्रोबेबिलिटी, तो फीमेल चाइल्ड तो 100% नॉर्मल ही होगी, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करूँगा। फिर इन्होंने बोला है कि ब्लड ग्रुप O, तो मेल हो या फीमेल हो ब्लड ग्रुप आने की प्रोबेबिलिटी तो क्या है 1/4। तो पहले फीमेल होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, फीमेल के नॉर्मल होने की प्रोबेबिलिटी 100% है तो मतलब 1। फिर ब्लड ग्रुप O होने की प्रोबेबिलिटी 1/4, तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो है इन सभी केस की मिलाकर कितनी होगी 1/8। तो इसका आंसर क्या आएगा 1/8 आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, ज़्यादा नहीं है,
बस थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पता होने चाहिए हमें। इसमें एक पेडिग्री चार्ट हमें दिया हुआ है। इस पेडिग्री चार्ट में जनरेशन फर्स्ट जो है, इस जनरेशन फर्स्ट में फर्स्ट और सेकंड इंडिविजुअल, थर्ड और फोर्थ इंडिविजुअल जो हैं इनकी आपस में मैरिज हुई। फर्स्ट और सेकंड जो इंडिविजुअल हैं जनरेशन फर्स्ट के, उनकी जो प्रोजिनी है वो सेकंड जनरेशन में फर्स्ट और सेकंड को शो किया हुआ है। जनरेशन फर्स्ट की जो प्रोजिनी है सेकंड जनरेशन में वो थर्ड और फोर्थ को शो किया हुआ है। यही सेम मैंने चार्ट यहाँ नीचे की तरफ ड्रॉ किया है वापस से कुछ समझाने के लिए। तो यहाँ पर अब इन्होंने पूछा है अ चाइल्ड फ्रॉम मैरिज बिटवीन इंडिविजुअल सेकंड टू, मतलब सेकंड जनरेशन का जो ये मेल है और थर्ड जनरेशन की ये जो सेकंड जनरेशन की ही ये जो फीमेल है, इनकी अगर आपस में मैरिज होती है तो इनका जो बच्चा होगा, ये वाला जो क्वेश्चन मार्क है बच्चा, ये क्वेश्चन मार्क बच्चा जो है इसकी डिजीज़ को शो करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ और ऑर्डर हो गई, एक चीज़ और इन्होंने ऐड कर दी है क्वेश्चन के अंदर। इफ़ द पेरेंट कैरी रिसेसिव एलील, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द चाइल्ड विल शो डिसऑर्डर। तो यहाँ पर जो है ये ट्रेट हमें क्या बताना है कुल मिलाकर, सबसे पहले तो हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो पेरेंट हैं वो पेरेंट ट्रेट के लिए कैरियर हों, क्योंकि वो दोनों पेरेंट अगर कैरियर होंगे तो वो ट्रेट जो है वो उनका जो होने वाला बच्चा है उसमें डिजीज़ होने की प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि दोनों जो पेरेंट हैं उनकी हेट्रोजाइगस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हम शुरुआत करते हैं, मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन जो है वो दादा दादी और नाना नानी की है, सेकंड जनरेशन जो है वो मम्मी पापा की है, और थर्ड जनरेशन जो है वो इन दादा दादी या नाना नानी का जो पोता पोती जो है उसकी है कुल मिलाकर। तो शुरुआत अपन करते हैं, ये जो दादा दादी नाना नानी है ना, वहाँ से अपन शुरुआत करते हैं। तो अब ये जो फर्स्ट जनरेशन या जो दादा दादी नाना नानी वाली जनरेशन है, इसमें से बच्चों में ट्रेट दिखाई दे रहा है, कुछ में दिखाई दे रहा है, कुछ में दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये चारों के चारों जो हैं हेट्रोजाइगस हैं ट्रेट के लिए, और ये चारों अगर हेट्रोजाइगस हैं तो इस कंडीशन में इनके बच्चों में ट्रेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये चार केस बनेंगे, कैपिटल ए मान लेता हूँ, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए। मतलब डिजीज्ड होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो तो क्या है 1/4। अब हम बात करते हैं कि जो बाकी बचे 3, उन डिजीज़ के अलावा बाकी नॉर्मल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। 3 नॉर्मल होंगे और 1 डिजीज्ड होगा। तो जो 3 नॉर्मल हैं उन 3 नॉर्मल में से 2 नॉर्मल हेट्रोजाइगस होंगे, उन 3 नॉर्मल में से 2 नॉर्मल हेट्रोजाइगस होंगे। तो कुल मिलाकर हमारे पास ये तो श्योर ही है कि ये जो 2 और 3 नंबर यहाँ पर शो किया हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं इसके बारे में बात करूँ और इसके बारे में बात करूँ, तो हमें ये तो दिया हुआ है कि ये दोनों क्या है नॉर्मल, लेकिन ये नॉर्मल हेट्रोजाइगस है या नहीं है। तो ये नॉर्मल है तो मतलब ये उन 3 में आ गए, इन 3 में ये आ गए, ये जो नॉर्मल वाले 3 हैं। अब इन नॉर्मल वाले 3 में से हेट्रोजाइगस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3 में से 2 हेट्रोजाइगस है, मतलब हेट्रोजाइगस होने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई 2/3। हेट्रोजाइगस होने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई यहाँ पर 2/3। तो ये दोनों पेरेंट हेट्रोजाइगस होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी भी क्या होगी 2/3 और इसकी भी क्या होगी 2/3 हेट्रोजाइगस होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों की 2/3। तो दोनों पेरेंट्स के हेट्रोजाइगस होने की प्रोबेबिलिटी साथ में मिला के क्या हो जाएगी, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इनको, 2/3 इंटू 2/3 यानी कि दोनों पेरेंट के हेट्रोजाइगस होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/9, 4/9 हो जाएगी दोनों के हेट्रोजाइगस होने की प्रोबेबिलिटी। 4/9 दोनों के हेट्रोजाइगस होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 4/9। अब
हम बात करते हैं बच्चे के बारे में। अब अगर ये दोनों हेटेरोजाइगस है तो इनके बच्चे के डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? जब दोनों पेरेंट हेटेरोजाइगस होते हैं तो बच्चे के ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/4। ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, ये तो मैंने पेडिग्री चार्ट एनालाइज करके निकाल लिया था पहले ही कि ये ट्रेट जो है ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। कैसे निकालना है ये हमने पहले ही ऑलरेडी बात कर दी थी। तो सबसे पहला हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन करते टाइम सबसे पहला जो हमने एनालिसिस किया वो यही किया था कि ट्रेट जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव है, और ट्रेट अगर ऑटोसोमल रिसेसिव है तो उसके आधार पर मैंने जो है यहाँ पर जीन को ए मानते हुए ये पूरा का पूरा जो क्रॉस है ये ड्रॉ किया था। तो दोनों पेरेंट के हेटेरोजाइगस होने की प्रोबेबिलिटी आई 4/9। अब बच्चे के डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4। तो बच्चे के डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी है 1/4, लेकिन वो पेरेंट के हेटेरोजाइगस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/9। तो ओवरऑल बच्चे के डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/4 × 4/9 = 1/9। तो हमारा आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन कि 1/9 तो प्रोबेबिलिटी है बच्चे के डिजीज होने की, और पेरेंट जो हैं उनके कैरियर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/3। तो ये हमारा आंसर होगा कि पेरेंट के जो है कैरियर होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है? 2/3, और बच्चे के डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/9। तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट अब अपन क्वेश्चन बात करते हैं। ये 125 नंबर लिखा हुआ है। ये वैसे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अपने आप ही हो जाएगा मेरे ख्याल से। इसको जो पेडिग्री चार्ट है इसको देखते ही हमें इतना तो पता लग गया है यहाँ पर कि अफेक्टेड इंडिविजुअल, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अफेक्टेड इंडिविजुअल फ्रॉम द पेडिग्री चार्ट गिवन बिलो आर सफरिंग फ्रॉम एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म क्या होती है ये हमें पढ़ा हुआ है पूरा डिटेल में, हमने मैकेनिज्म भी हमने पढ़ा हुआ है एल्बिनिज्म के बारे में। टायरोसिनेज एंजाइम की जीन में म्यूटेशन होने से एल्बिनिज्म होता है, जो कि एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है। और हमें इसमें क्वेश्चन में क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है कन्फर्म्ड कैरियर इंडिविजुअल इन द पेडिग्री एज्यूमिंग दैट द मेंबर कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द फैमिली आर होमोजाइगस। मतलब जो बाहर के आ रहे हैं वो सभी क्या हैं? होमोजाइगस हैं, मतलब नॉर्मल हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं, ये सबसे पहली जनरेशन अपन लेते हैं। तो पहली जनरेशन में ये जो है ये कोई माँ बाप हैं, इनके 3 बच्चे हैं, ये एक लड़की है, ये दूसरा लड़का है, और ये तीसरी लड़की है। तो इस लड़की का ये हस्बैंड है, यानी कि ये इस फैमिली का दामाद है, बाहर से आ रहा है, मतलब इसमें सभी जीन कैसी हैं? नॉर्मल। ये लड़का है, इस लड़के की ये बीवी है, मतलब ये बहू है परिवार की, ये भी नॉर्मल है, क्योंकि आउटसाइडर्स जो हैं वो क्या मानने हैं हमने को? होमोजाइगस डोमिनेंट। ये तीसरी लड़की है, और ये जो है ये घर का दामाद है दूसरा, ये भी नॉर्मल हम मानते हुए चल रहे हैं। अब इनकी शादी हुई, और ये जो बाहर से आ रहे हैं उनमें डिजीज़ वाला एलील नहीं है, और उसके बावजूद जो ये नीचे की तरफ इनकी जो प्रोजीनी है इनमें यहाँ पर अब हमें पता करना है कि ये कैरियर है या नहीं है, ये कैरियर है या नहीं है, ये कैरियर है या नहीं है, और ये वाला कैरियर है या नहीं है। तो इनकी संतान देख लेते हैं। इनकी संतान में डिजीज़ हमें दिखाई दे रही है, तो इनकी संतानों में डिजीज़ दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो है ये कैरियर है 100%, ये वाला भी 100% कैरियर है, और ये वाला भी 100% कैरियर है, और ये वाला भी 100% कैरियर है। और अगर ये कैरियर है तो जो बाहर वाले हैं फैमिली से उनसे तो ट्रेट आ नहीं सकता, तो ट्रेट आया कहाँ से होगा? यहाँ से आया होगा इसके अंदर, और इनके अंदर बात करें तो ट्रेट यहाँ से आया होगा, तो ये भी कैरियर हुए। तो इसका मतलब थर्ड जनरेशन में सेकंड, थर्ड, फिफ्थ और सिक्स्थ जो हैं वो कैरियर हैं। सेकंड जनरेशन में जो यहाँ पर दिए हुए हैं, सेकंड जनरेशन में जो सेकंड नंबर और ये फिफ्थ नंबर जो दिया हुआ है ये कैरियर हैं। अच्छा, यहाँ से भी ट्रेट आ सकता है, क्योंकि ये नीचे की तरफ जो जा रहे हैं वो डिजीज़ देखने को मिल रहे हैं, तो ये फोर्थ नंबर वाला जो है ये भी कैरियर हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें? ये थर्ड वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट अब क्वेश्चन जो है अगले लेक्चर में बात करते हैं।